इसके अंदर कुछ गैस है। अगर मैं इसको दबाऊं, देखो यहाँ से बंद करके इसको दबाता हूँ, मैं इसे कंप्रेस कर रहा हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि मैंने इसे कंप्रेस किया तो मैंने गैस के ऊपर कुछ वर्क डन कर दिया। हमारे पास आइडियल गैस की इक्वेशन क्या होती है? PV इज इक्वल टू nRT। तो क्या अंदर वाली गैस का टेम्परेचर डबल हो गया होगा या प्रेशर डबल हो गया होगा? किस तरीके से चीज़ें होंगी? क्या ये गैस कंप्रेस करने पे गर्म हो जाती है या फिर मैं इसको खाली करके खींचता हूँ तो अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, वो ठंडा हो जाता है? क्या होता है? ये सारी की सारी चीज़ें हम थर्मोडायनेमिक्स में डील करने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक स्टेट्स क्या होती हैं, प्रोसेसेस क्या होते हैं, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम देखने वाले हैं। कुछ ग्राफ्स वाले क्वेश्चंस भी करेंगे, कुछ सिंपल क्वेश्चंस भी करेंगे, क्योंकि ये है थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 1। मेरा नाम विक्रांत किरार है और अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्रैशअप एग्जिस्ट करता है ताकि सभी तक हाईएस्ट क्वालिटी एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री में पहुंच सके, ताकि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले अपनी ज़िंदगी को बदल पाने की। और अगर आपको भी ऐसा लगता है तो प्लीज़ इस मिशन में मेरी मदद करो, आप सपोर्ट करो, मुझे सपोर्ट करो क्रैशअप को, ताकि सभी तक हाईएस्ट क्वालिटी एजुकेशन पहुंच सके। उसके लिए आपको इस QR कोड को स्कैन करना है या फिर डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स हैं, आप उनको चेकआउट कर सकते हो। साथ में इस वीडियो के कलरफुल नोट्स की PDF का भी फ्री टू डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको भी चेकआउट ज़रूर करें। और अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम पढ़ते हैं कि हमारे पास एक आइडियल गैस इक्वेशन होती है। आइडियल गैस इक्वेशन जो होती है PV इज इक्वल टू nRT। हमारे पास कोई भी आइडियल गैस है, मान लो मैं इसको यहाँ से बंद कर दूँ तो इसके अंदर एक गैस कैद है। एक्चुअली एक गैस नहीं है, हमारा एटमॉस्फेयर में तो बहुत तरह की गैस होती है और वो आइडियल गैसेस भी नहीं है, वो रियल गैसेस हैं। तो इनके लिए हम बातें नहीं कर रहे हैं, हम अब जो भी बातें करने वाले हैं वो आइडियल गैसेस के लिए बात करने वाले हैं। ऑलराइट, तो अब मेरे पास देखो यहाँ पे गैस है, उसका ज़रूर कुछ प्रेशर होगा, उसका कुछ वॉल्यूम होगा और उसका कुछ टेम्परेचर भी होगा। उन्हीं तीनों को रिलेट करती है हमारी इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT। अब मेरे पास बहुत सारी चीज़ें मैं इसके साथ कर सकता हूँ, जैसे या तो मैं इसको गर्म करूँ, यहाँ से आग जलाऊँ अगर ये प्लास्टिक नहीं पिघल रही है तो। दूसरी चीज़ हो सकती है कि मैं ऐसे इसको प्रेशर को बढ़ाता जाऊँ तो उससे देखो आप इसका वॉल्यूम कम हो जाता है। प्रेशर के साथ छेड़खानी कर सकता हूँ, या फिर मैं इसका वॉल्यूम कम करूँ। वॉल्यूम कम करने के लिए मुझे प्रेशर बढ़ाना पड़ता है, लेकिन कहने के लिए मैं बोल सकता हूँ मैंने वॉल्यूम हाफ कर दिया या मैंने प्रेशर डबल कर दिया। मैं बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ। तो अब हम इसको रख देते हैं, हम बातें करेंगे हमारे आइडियल वर्ल्ड में, रियल वर्ल्ड से थोड़ा सा दूर यहाँ पर। तो अगर मेरे पास मान लो इस तरीके से गैस कैद है तो हमने एक स्पेशल तरह का यहाँ पे पिस्टन बनाया है। पिस्टन में यहाँ पे देखो एक सेंसर है जो इस गैस का टेम्परेचर नाप लेती है, और यहाँ पे एक पिस्टन है जो आगे पीछे हो सकता है। इस तरीके से यहाँ पे हमें कुछ रीडिंग मिलती है, बटन शटन कुछ लगा के मैंने कार्टून ड्राइंग बना दी। इसमें बेसिकली मेरे पास कंप्लीट कंट्रोल है गैस को, मैं कितनी भी हीट दे सकता हूँ। यहाँ पर कुछ हीटिंग एलिमेंट भी मान लो लगा हुआ है, उसमें कुछ हीट ऐड कर सकता हूँ, उसको गर्म कर सकता हूँ या फिर उसको कंप्रेस कर सकता हूँ, या फिर यहाँ पे प्रेशर बढ़ाऊंगा, यानी कि इफेक्टिवली मैं यहाँ पे फोर्स बढ़ा सकता हूँ और मैं देखता हूँ कि उसको किस तरीके से प्रेशर में चेंज करते हैं, टेम्परेचर में चेंज करते हैं तो वॉल्यूम में क्या चेंज आता है। इस तरह की चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अब आप बोलोगे ये सब करने की ज़रूरत क्या है? तो एक्चुअली हम जो करना चाहते हैं, जो हम अचीव करना चाहते हैं वो ये कि अगर मान लो हमारे पास कोई फ्यूल है जैसे पेट्रोल या कोई लकड़ी, उसको हम जलाते हैं तो उससे आग निकलती है, लेकिन उस आग से मैं कुछ वर्क नहीं कर सकता। वर्क नहीं कर सकता मतलब अगर मेरी कार में पेट्रोल डाल के मैं आग लगा दूँ तो कार जल जाएगी, वो मेरे काम की चीज़ नहीं होगी। हमें चाहिए कि कार वर्क करे, हमें लेकर के किसी पहाड़ पे चढ़ जाए, हमारी पोटेंशियल एनर्जी mgh से बढ़ा दे। तो हमें हीट से यूज़फुल वर्क निकालना है, हमें हीट इंजन्स बनाने पड़ते हैं। किस तरीके से ये चीज़ें होती हैं, यहाँ पर देखो हमारे पास हीट एनर्जी है। हीट एनर्जी को आप ऐसे कहीं पे नहीं लगा सकते, जैसे बैटरी को मैंने लगा दिया और उससे अब मेरी मोटर चल पड़ी। हीट एनर्जी फ्लो करती है टेम्परेचर डिफरेंस के कारण, टेम्परेचर डिफरेंस होगा तभी वो फ्लो करेगी। तो हमें यहाँ पर कुछ इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ती है कि गैस का टेम्परेचर कम होगा तो यहाँ से हीट अंदर जाएगी, वो हीट एब्जॉर्ब करके ये एक्सपैंड करेगी। तो अब ये एक्सपैंड करेगी तो यहाँ पर हम एक इस तरीके से पिस्टन लगा देंगे, तो ये पिस्टन क्रैंक शाफ्ट लगा देंगे, इस तरीके से घूमता है और इससे इंजन वगैरह बनाए जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें हो गई, वो हमारे सिलेबस के बाहर है, लेकिन हम बहुत ही ब्रीफ में हीट इंजन्स किस तरीके से काम करते हैं सारी चीज़ें देखने वाले हैं। अभी के लिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे थर्मोडायनामिक वेरिएबल से। तो लेट्स बिगिन द चैप्टर। थर्मोडायनामिक्स, नाम से ही पता चल रहा है इसमें होने क्या वाला है।
थर्मो का मतलब होता है समथिंग रिलेटेड विद एनर्जी, और डायनामिक्स का मतलब होता है मोशन। तो हम बेसिकली एनर्जी और उसके मोशन के कारण क्या इफेक्ट आते हैं वो सब चीज़ें पढ़ने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पर मोस्टली हम हीट एनर्जी की बात कर रहे होंगे, वर्क की भी बात कर लेंगे और उनका आपस में किस तरीके से आप कन्वर्जन कर सकते हो, ये सब चीज़ें हम देखते हैं। अब कन्वर्जन करेंगे कैसे? हमारे पास मान लो ये एक पिस्टन है, ठीक है, यहाँ पर इसको मैं दबाऊंगा तो इसका टेम्परेचर बढ़ता है, ऐसे गर्म करूंगा तो ये एक्स्ट्रा एक्सपैंड होती है, इसका वॉल्यूम बढ़ता है। यहीं पर हमें कुछ ऑब्जर्वेशन करनी होगी, तो हम क्या बोल देते हैं, ये है हमारा सिस्टम। और अगर ये सिस्टम है तो बाकी सब चीज़ें क्या हो जाती हैं, सराउंडिंग। तो हम एक जो चीज़ हमें ऑब्जर्व करनी है उसका डायग्राम बना लेते हैं। ये बन गया हमारा सिस्टम, और सिस्टम के आसपास जितनी भी जगह इनफाइनाइट तक, उस सब को हम बोलते हैं सराउंडिंग्स। हमारे केस में फॉर दिस एग्जांपल हम बोल सकते हैं कि हम सिस्टम इसको मान सकते हैं। किसको? ये प्लास्टिक, इसको सिस्टम नहीं मानेंगे। उसके अंदर जो गैस है एक्चुअली वो हमारा सिस्टम है। तो इसको हम लिख भी सकते हैं। सिस्टम का मतलब क्या हो गया? सिस्टम का मतलब हो जाएगा गैस अंडर ऑब्जर्वेशन, गैस अंडर ऑब्जर्वेशन। ओके, यहाँ पर और एक चीज़ हमें देखनी पड़ेगी। देखो, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, जिसको हम बोलते हैं बाउंड्री, है ना। ये हो जाती है हमारी बाउंड्री। अब इस बाउंड्री की बहुत सारी खासियत हो सकती हैं, जैसे हो सकता है ये बाउंड्री अपने अंदर बाहर मास को आने जाने ना दे, या फिर हो सकता है इस बाउंड्री को इंसुलेटेड कर दें तो हीट का भी आदान प्रदान यहाँ नहीं हो सकता है। और इसको एकदम रिजिड कर दें तो उसके ऊपर कुछ वर्क भी हम नहीं कर सकते, उसको पिचका नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये देखो, अगर मैं इसको ऊपर से बंद कर देता हूँ तो हमारा सिस्टम में से अब मास बाहर नहीं जा सकता, है ना। तो ये एक तरीका हो गया। अगर इसको हाथ हटा दूँ तो अभी देखो फटाक से मास बाहर निकल गया। दूसरी चीज़, यहाँ पर अगर मैं इसे गर्म करूँगा, इंसुलेटेड होगा तो हीट अंदर नहीं जा सकती, हमारे सिस्टम को हम हीट नहीं दे सकते। और अगर ये पिस्टन मूवेबल नहीं होगा, है ना, इसको फिक्स कर दो यहाँ से, तो मैं इसको दबा के कंप्रेस भी नहीं कर सकता। हमारे पास यहाँ पर कुछ गैस है, उसको मैं पिचका नहीं सकता, उसके ऊपर मैं वर्क डन भी नहीं कर सकता। तो हमारे पास कुछ तरीके के सिस्टम हो सकते हैं, उनका हम नाम लिख लेते हैं। हमारे पास कुछ टाइप्स ऑफ एक्सचेंज आ जाते हैं। क्या क्या एक्सचेंज हो सकता है उस बाउंड्री से? या तो मास या फिर एनर्जी, है ना। मास या फिर एनर्जी। अगर मैं उसको हीट देता हूँ तो वो एक एनर्जी है, अगर मैं उसके ऊपर कुछ वर्क कर देता हूँ वो भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। दोनों की यूनिट जूल होती है। अब देखो, अगर हमारा मास भी एक्सचेंज नहीं हो सकता है और एनर्जी भी एक्सचेंज नहीं हो सकती है सिस्टम में, ना मास एक्सचेंज हो रहा है ना एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, तो हम इसको बोलते हैं कि दिस इज एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम। अगर हमारा मास एक्सचेंज नहीं हो सकता है लेकिन एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है तो उसको हम बोलते हैं क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम। और अगर मास भी एक्सचेंज हो जाए, एनर्जी भी एक्सचेंज हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं ओपन सिस्टम। और अगर ऐसा हो कि मास एक्सचेंज हो सकता है लेकिन एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो सकती है, तो क्या ऐसा भी हो सकता है? मास जा रहा है तो मास कुछ वेलोसिटी के साथ चला जाएगा, वो अपने साथ काइनेटिक एनर्जी भी लेके जाएगा, तो ये एक्चुअली कोई केस बनता ही नहीं है, हमें इसको कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास 3 केसेस आ जाते हैं। जैसे आइसोलेटेड सिस्टम में तो एक गैस को आप इस तरीके से बंद करके रख दो, वो आइसोलेटेड है, उसके ऊपर हम ना हीट दे सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते, उसमें ज़्यादा कुछ करने के लिए हमारे पास है नहीं। ओपन सिस्टम जो होते हैं, जैसे कि ये एक सिस्टम है, इसमें अगर मैं इसको दबा रहा हूँ, गैस बाहर निकल गई, तो इसमें कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। ये हमारे सिलेबस से बाहर है। हमें जो पढ़ना है वो है क्लोज सिस्टम, जहाँ पर मास ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है लेकिन एनर्जी ट्रांसफ़र हो सकती है। हम देखते हैं कि इसको हम गर्म करते हैं या इसके ऊपर हम कुछ वर्क करते हैं और फिर देखते हैं कि इसकी इंटरनल एनर्जी में क्या चेंज आ रहा है। ये सारी चीज़ें हम ऑब्जर्व करने वाले हैं। यहाँ पर और एक चीज़ लिख लो, ये जो एनर्जी है ये हीट और वर्क दोनों ही मिला करके बनती है। अच्छा, थर्मोडाइनमिक्स में और एक चीज़, हमारे पास ये जो गैस है इसमें बहुत सारे इंडिविजुअल एटम्स या पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स जो भी है, उनकी सबकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, बहुत सारी उनकी सबकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ हो सकती है, किसी की वेलोसिटी है, किसी का कुछ है।
थर्मोडायनेमिक्स में हम वो सब नहीं पढ़ते हैं। हम एज ए होल, एज ए बल्क इस पूरी गैस की क्या प्रॉपर्टी है, इसका प्रेशर कितना है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो हम मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ को ही पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, ये भी हमें लिख लेना चाहिए। वी विल डिस्कस मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़। अब कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं थर्मोडायनेमिक्स में, आओ वो सब देखते हैं। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, क्या क्या चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक इस तरीके से हमारा सिस्टम बना लेते हैं। मान लो ये हमारा एक सिस्टम है और इसके अंदर कोई सी, मान लो इस तरीके से यहाँ पर गैस है। तो पहले तो बताओ इसकी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ हो कौन कौन सी सकती है, हमारे पास कौन कौन से वेरिएबल्स होते हैं। तो हमारे पास एक आइडियल गैस इक्वेशन है, PV इज इक्वल टू NRT। उसमें हमें 3 वेरिएबल तो दिख गए, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। तो लिख लेते हैं हमारे पास प्रेशर, टेम्परेचर, टेम्परेचर हो गया T, प्रेशर हो गया P, एक हो गया हमारे पास वॉल्यूम, वॉल्यूम हो गया V। लेकिन साथ में और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे डेंसिटी एक हमारे पास प्रॉपर्टी हो गई, डेंसिटी। हमारे पास और एक चीज़ होती है एंट्रोपी, और एक होती है एंथैल्पी। एंथैल्पी को हम लिखते हैं H से, एंट्रोपी को हम लिखते हैं S से, डेंसिटी को हम लिखते हैं रो से। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आप मोस्टली केमिस्ट्री में पढ़ते हो, फिजिक्स में इसका उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। लेकिन हमें और एक चीज़ देखनी है यहाँ पर, इनमें से कुछ प्रॉपर्टीज़ इंटेंसिव होती है, कुछ एक्सटेंसिव होती है। वो क्या चीज़ होती है, इसको समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर जो गैस है, अब आप इतनी बड़ी पूरी की पूरी गैस को कंसिडर करो, या फिर आप गैस के एक छोटे से हिस्से को कंसिडर कर लो। यहाँ पर मान लो एक मैं छोटा सा इस तरीके से हिस्सा बनाऊँ, है ना, ये वाला। अब इन सभी में से कौन सी वाली प्रॉपर्टीज़ हैं जो इस चीज़ के इंडिपेंडेंट है कि हमने छोटी गैस की बात करी थी या पूरे के पूरे बड़े सिस्टम की बात करी थी। जैसे अगर मैं प्रेशर की बात करूं, पूरी गैस का प्रेशर डिफाइन करते हैं हम, तो इसका जितना भी प्रेशर होगा, इस छोटी सी हिस्से की जो गैस है उसका भी उतना ही प्रेशर होगा। सेम गोज विद टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ भी वही होता है। डेंसिटी के बारे में भी वही बोल सकते हो। लेकिन अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, तो इस बड़ी पूरी गैस का वॉल्यूम ज़्यादा होगा, छोटी सी गैस का वॉल्यूम कम हो जाएगा। मास की अगर मैं बात करूं, तो इस पूरी गैस का मास ज़्यादा होगा, इस छोटी सी कंसिडर वॉल्यूम का मास कम होगा। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो अमाउंट ऑफ गैस पर डिपेंड कर रही हैं, कुछ हैं जो डिपेंड नहीं कर रही हैं, और वही डिफरेंस हो जाता है हमारी एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ के बीच में। तो उसको भी हम लिख लेते हैं। पहले लिखेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टीज़ of matter that do not change, that don't change with change in the amount of matter। इन्हीं प्रॉपर्टीज को क्या बोला जाता है, बल्क प्रॉपर्टीज। जो मैटर एज ए बल्क, उसकी प्रॉपर्टीज डिफाइन होती है। और राइट, इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे हमारे पास, ये हो जाएगा टेम्परेचर, हो जाएगा प्रेशर, हो जाएगा हमारे पास डेंसिटी, हो जाएगी। दूसरी तरह की जो प्रॉपर्टीज होती है उसको हम बोलते हैं एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। वो एग्जैक्टली इसका उल्टा हो जाएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर दैट चेंज, properties of matter that depend upon the amount of matter। अच्छा, हम अमाउंट ऑफ मैटर की बात करें, उसी को लिखने का और एक तरीका होता है सैम्पल साइज, है ना, सैम्पल
साइज। तो बस डेफिनेशंस हैं, आपको याद होनी चाहिए। इसका एग्जांपल क्या हो गया, हमारे पास जैसे वॉल्यूम हो सकती है, वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। मास, वो भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ज़्यादा गैस की बात करें तो ज़्यादा मास होगा उसका। नंबर ऑफ मोल्स, वो भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो ये बस डेफिनेशंस हैं जो हमें पता होनी चाहिए। इस पर कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, कभी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब हम देखेंगे थर्मोडायनेमिक स्टेट्स एंड प्रोसेसेस। थर्मोडायनेमिक स्टेट्स एंड प्रोसेसेस क्या होता है? बहुत ही सिंपल सी टर्म्स हैं, बस टर्मिनोलॉजी देख रहे हैं हम। हमारे पास देखो यहाँ पर मान लो कोई गैस है, ये तो हमारा स्पेशल सा हमने कुछ बना रखा है, पिस्टन वगैरह। सिंपल सी चीज़ देखते हैं यहाँ पर। देखो इस तरीके से हमारे पास एक पिस्टन है, इसको मैंने इधर से बंद कर दिया। इसमें अगर आइडियल गैस होती तो हम बोलते हैं कि इसकी प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में एक रिलेशन है। क्या है? PV इज इक्वल टू nRT। आइडियल गैस इक्वेशन यहाँ पर वैलिड है। लेकिन ये चीज़ वैलिड कब होती है? दिस इज ट्रू ओनली इन इक्विलिब्रियम। ये हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इक्विलिब्रियम से मतलब क्या है? अब देखो, अगर मैं इसको यहाँ से दबाता हूँ, एकदम से मान लो मैंने इसको दबा दिया, तो क्या होगा? इस हिस्से का प्रेशर थोड़ा बढ़ेगा, इस पर ज़्यादा फोर्स लगा होगा, तो यहाँ पर कुछ और हिस्से में प्रेशर होगा, इधर कुछ और प्रेशर होगा। यहाँ पर वॉल्यूम भी अचानक से कम हो रहा है, टेम्परेचर भी हो सकता है, इधर का कुछ टेम्परेचर हो, इधर की गैस का कुछ और टेम्परेचर हो, तो चीज़ें अलग अलग हो सकती हैं, है ना। तो मान लो मेरे पास अचानक से मैंने वॉल्यूम को मैंने अचानक से डिक्रीज कर दिया, तो उसके कारण क्या होगा? हमारा प्रेशर अचानक से थोड़ा बढ़ जाएगा, हो सकता है टेम्परेचर भी थोड़ा बढ़ जाए, मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन कुछ ना कुछ चेंज तो ज़रूर होगा। और वो चेंज अभी हमें पता नहीं है, वो स्टेबल नहीं है। फिर उसके बाद थोड़े समय बाद क्या होगा? आफ्टर सम टाइम या फिर लॉन्ग टाइम लग सकता है, कुछ ना कुछ समय ज़रूर लगेगा, उससे हमें मिलेगा कुछ प्रेशर फाइनल और टेम्परेचर फाइनल। अब मैं लिख सकता हूँ PV इज इक्वल टू nRT। यहाँ से हमारे पास V भी कहाँ पहुँच गया है? V फाइनल पे। ये तो हमने इनिशियली ही वॉल्यूम में चेंज कर दिया था। इन तीनों के बीच में भी ये वाला रिलेशन वैलिड होगा। वॉल्यूम इनिशियल था, उसको मैंने फटाक से कंप्रेस कर दिया था, तो हमारे प्रेशर और टेम्परेचर, ये इन तीनों के बीच में ये वाला रिलेशन वैलिड नहीं होगा। तो हमारे पास ये जो जगह आ गई है कुछ समय बाद, जहाँ पे हमारे पास प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम सब कुछ स्टेबल है, उसको हम बोलते हैं कि ये एक थर्मोडायनेमिक स्टेट है, जिसको मैं इस इक्वेशन के ज़रिए भी बता सकता हूँ। अगर मुझे प्रेशर पता है, टेम्परेचर पता है, तो मैं वॉल्यूम निकाल सकता हूँ। इसीलिए ये कहलाएगी स्टेट 1। मैं इसको लिख देता हूँ, दिस इज स्टेट 1। और स्टेट पे हमारे जो पैरामीटर्स हैं वो है P1, V1 एंड T1। ये हमारी एक थर्मोडायनामिक स्टेट है। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या किया था? इसको हमने सडन कंप्रेशन कर दिया था ना, सडन कंप्रेशन। अब हम इस स्टेट से इसको और कंप्रेस कर सकते हैं, इसके ऊपर कुछ और प्रोसेस कर सकते हैं, तो हम फिर दूसरी स्टेट में पहुंच जाएंगे, जहाँ पे हो सकता है प्रेशर इससे ज़्यादा हो, वॉल्यूम कम हो, टेम्परेचर और ज़्यादा हो। तो यहाँ से हम कहीं और जा सकते हैं, जो कि हमारी स्टेट 2। और क्योंकि हम इधर से इस तरफ आए हैं, तो ये हो जाएगा हमारा एक प्रोसेस, है ना। यहाँ से हम इस तरीके से आए, प्रोसेस। और यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल्स होंगे वो हो जाएगा P2, V2, T2। P2, V2, T2 हमारे थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, इन दोनों तीनों के हिसाब से मिलती है हमें एक थर्मोडायनेमिक स्टेट, और एक स्टेट से दूसरी स्टेट आते हैं तो वो हो जाता है हमारा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। बस यही कुछ टर्म्स होती हैं। अब देखो, अगर मैं इसे यहाँ से फिर से इस तरीके से घुमा करके यहाँ पर ले जाऊँ, तो ये हो जाएगा हमारा कुछ और प्रोसेस, है ना। और ये दोनों मिलकर के देखो, ये वापस वहीं पहुँच गया, एक कंप्लीट सर्किल, है ना। सर्किल तो नहीं है, लेकिन कंप्लीट लूप हो गया है, जिसको हम बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। प्रोसेस किस तरह के हो सकते हैं? देखो, हमारे पास कुछ तरीके के प्रोसेसेस होते हैं। जैसे यहाँ से मैं यहाँ ला रहा हूँ, मान के चल रहा हूँ कि मैं उसको कोई भी हीट नहीं दी, तो उसको हम बोलते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। ऐसे गिनती के कुछ थोड़े से प्रोसेसेस हमें पढ़ने, उन प्रोसेसेस को भी देख लेते हैं।
हमारे पास जो भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस हैं उनको पहले तो हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो उसको हम लिख लेंगे थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस, जिनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। पहली कैटेगरी है रिवर्सिबल और दूसरी कैटेगरी है इरिवर्सिबल, जो रिवर्स नहीं हो सकते। इसका मतलब क्या है? तो पहली बात तो ये आउट ऑफ स्कोप है हमारे, ये हमें नहीं पढ़ना है। हमें पढ़नी है सिर्फ रिवर्सिबल चीज़ें। रिवर्सिबल प्रोसेसेस क्या होते हैं? पहली बात तो समझते हैं रिवर्सिबल का मतलब क्या हुआ। हमने कुछ कंप्रेस किया, उसके बाद हम उसे छोड़ेंगे तो वो वापस वहीं तक आना चाहिए, राइट? लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है, कुछ ना कुछ इनएफिशिएंसीज कहीं ना कहीं आ जाती हैं और उसके बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं। लेकिन हमारे केस में जो कारण होना चाहिए वो ये होना चाहिए, हम बोलते हैं कि जब हम प्रोसेस कर रहे थे, एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर जा रहे थे, हर पॉइंट पर हमारे पास इक्विलिब्रियम था। ऐसे अचानक से जब कंप्रेस कर देते हैं तो कभी एक कोने में प्रेशर ज़्यादा होता है, दूसरे में कम होता है, एक तरफ टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, दूसरी तरफ कम होता है। ऐसी चीज़ें हम नहीं करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना होगा? प्रोसेस बहुत ही धीरे धीरे करना पड़ेगा, उसको धीरे धीरे कंप्रेस करेंगे ताकि हर एक पॉइंट ऑफ टाइम पर हमारे पास इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे, हमारी पी वी =NRT पूरे समय डिफाइन रहे। तो ये हमें देखना है। ऐसे केसेस में हम हमारी कंडीशन लिख लेते हैं, इक्विलिब्रियम एट ऑल टाइम्स, है ना? अब पूरे प्रोसेस के दौरान इक्विलिब्रियम कैसे रह सकता है? अगर मैं उसको थोड़ा सा भी दबाऊंगा तो इस तरफ का प्रेशर थोड़ा सा बढ़ेगा, उसके हिसाब से सिस्टम रिस्पॉन्ड करेगा, तभी उसका वॉल्यूम कम होगा या टेम्परेचर बढ़ेगा, जो भी होना है। तो थोड़ा सा भी दबाऊंगा, उसको बहुत ज़्यादा टाइम ले लो तो पूरा प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है और उसको क्या बोला जाता है? क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। क्वाजी स्टैटिक मतलब, क्वाजी का मतलब होता है फॉल्स, स्टैटिक मतलब रुका हुआ। तो प्रोसेस इतना स्लो है कि रुका हुआ दिखता है, यानी कि वो हो ही नहीं रहा है, इनफाइनाइटली स्लो उसको बोला जाएगा। तो हमारे पास टर्म आ जाती है क्वाजी स्टैटिक, या फिर इसको आप बोल सकते हो इनफाइनाइटली स्लो प्रोसेस। अब ये सिर्फ हमारे समझने की बात है कि जितने भी प्रोसेसेस हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ने वाले हैं वो सब स्लो प्रोसेसेस पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमारे स्कोप में उतना ही आता है। कौन कौन से प्रोसेसेस हम पढ़ने वाले हैं उनका नाम एक बार लिख लेते हैं ताकि आपका डर थोड़ा ख़त्म हो जाए। सबसे पहला प्रोसेस समझ लो आइसोथर्मल। आइसोथर्मल नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें टेम्परेचर सब जगह आइसो यानी सेम है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, यानी कि T कांस्टेंट। अच्छा, हमारी गैस की इक्वेशन क्या थी? PV =NRT। एक बार हमने T को कांस्टेंट रखा, अगर मैं प्रेशर को कांस्टेंट रखूं तो हमारा जो प्रोसेस बन जाता है वो कहलाता है आइसोबैरिक। उसमें प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाता है। मैं वॉल्यूम को भी कांस्टेंट रख सकता हूँ, है ना? जैसे हमारे कुकर होता है, कुकर में आप गर्म कर रहे हो, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, वो गर्म होता जाता है, टेम्परेचर प्रेशर चेंज हो जाता है, तो उसको लिखते हैं हम आइसोकोरिक। इसमें वॉल्यूम इज कांस्टेंट। चौथा एक और प्रोसेस होता है जिसमें हम हीट कुछ देते नहीं हो, उसको इस तरीके से सील करके रखते हैं, उसको आप कंप्रेस कर लो, एक्सपैंड कराओ, लेकिन आप उसको गर्म नहीं कर सकते। तो इस केस पे हम Q की वैल्यू 0 कर देते हैं, है ना? उसको कोई हीट नहीं देते। ये तो कंडीशन आ गई, तो उसको बोला जाता है एडियाबेटिक प्रोसेस। और लास्ट में हमारे पास कोई एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस भी हो सकता है। उसमें हम इस तरीके से डिफाइन कर देंगे कि प्रेशर इनटू वॉल्यूम की पावर x = कांस्टेंट होता है। कैसे अचीव करोगे ये प्रोसेस? मान लो हमारे पास इस तरीके से एक हाईली बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सी मशीन है, वो प्रेशर और वॉल्यूम को हमेशा मेंटेन करता रहता है। प्रेशर में थोड़ा सा भी हम अगर चेंज कर दें तो वॉल्यूम को वो इस हिसाब से चेंज करता है कि PV की पावर x हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है। ये इस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, किया तो बहुत कुछ जा सकता है। अच्छा, एडियाबेटिक प्रोसेस की भी हम इक्वेशन जब डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। इसकी वैल्यू आती है PV की पावर गामा = कांस्टेंट, वहाँ पर निकल के आता है। गामा क्या होता है? CP/CV। सारी की सारी चीज़ें हम इसमें डराइव करने वाले हैं। हमने बहुत सारी बातें कर ली थर्मोडायनेमिक्स की। अब समय आ गया है फर्स्ट लॉ, फर्स्ट से भी पहले वाला एक्चुअली 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को देखने का।
जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कुछ चीज़ शुरू कर रहे हैं तो 1 से क्यों नहीं शुरू कर रहे, 0 से क्यों शुरू कर रहे हैं। जब आप कोडिंग वगैरह स्टार्ट करोगे तो आप देखोगे वहाँ पे हम 0 से भी चीज़ें स्टार्ट करते हैं, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से पहले हम जीरोथ लॉ पढ़ते हैं, क्योंकि फर्स्ट लॉ एक्चुअली पहले बनाया था, उसके बहुत सालों बाद पता चला रहे यार एक लॉ और बना देते हैं, तो उसका नाम क्या रखा जाए। वो इतना बेसिक था कि उसको फर्स्ट से भी पहले लाना था, तो उसका नाम रख दिया जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसमें होता क्या है, हमारे पास मान लो यहाँ पर एक इस तरीके से सिस्टम है जिसमें यहाँ पर ऐसा आपको डायग्राम बनाना है। इस तरीके से ये है हमारा ए, ये है हमारा बी और ये है हमारा सी। ये हमारी जो वॉल्स हैं ये है एडियाबेटिक वॉल्स। एडियाबेटिक वॉल्स, एडियाबेटिक वॉल्स का मतलब वहाँ से कोई हीट का ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है, और ये वाली जो वॉल्स हैं उनसे हीट का ट्रांसफ़र हो सकता है, तो उनको हम कंडक्टिंग या डायथर्मिक कोई सी भी आप चीज़ बोल सकते हो। दीज आर कंडक्टिंग वॉल्स। अब जीरोथ लॉ के हिसाब से क्या होता है, अगर ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं और बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं, तो ए और बी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, जबकि इन दोनों के बीच में कोई भी हीट ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। तो ये बहुत ही ऑब्वियस सा लॉ है, इसमें कुछ ज़्यादा करने के लिए है नहीं, पर फिर भी हम इसकी स्टेटमेंट जो है वो भी लिख लेंगे। तो हम पहले तो लिख लेते हैं कि टी ए इज इक्वल टू टी सी, ये है हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम। क्यों हुआ ये थर्मल इक्विलिब्रियम, क्योंकि कंडक्टिंग वॉल्स हैं यहाँ पे, है ना, कंडक्टिंग वॉल्स। देखो ए और सी के बीच में कंडक्टिंग वॉल है, तो वो आपस में हीट ट्रांसफ़र हो जाएगा, उन दोनों का टेम्परेचर सेम होना ही है। सेम गोज़ फॉर टेम्परेचर ऑफ बी एंड टेम्परेचर ऑफ सी, इन दोनों के बीच में भी थर्मल इक्विलिब्रियम हो गया। ये देखो यहाँ पर भी कंडक्टिंग वॉल है तो हीट ट्रांसफ़र हो सकता है। जीरोथ लॉ के हिसाब से टी ए विल बी इक्वल टू टी बी, ये आता है जीरोथ लॉ, उसके कारण थर्मल इक्विलिब्रियम आ जाएगा, जबकि यहाँ पर आपस में हीट ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। तो बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। इसका जो स्टेटमेंट है उसको हम लिख लेते हैं, टू सिस्टम्स in thermal equilibrium with a third system separately are in thermal equilibrium with each other। तो बस एक सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है, बहुत ही ऑब्वियस सा लग रहा है। तो ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स में आसानी से होता है, रियल लाइफ में ऐसा ज़रूरी नहीं है। मान लो मेरा एक दोस्त है, उसके साथ मैं दोस्त हूँ, मेरा एक और दोस्त है, उसके साथ भी मैं बहुत अच्छा दोस्त हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो दोनों भी आपस में ज़रूरी ही नहीं है दोस्त हो, वो आपस में दुश्मन भी हो सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा था जीरोथ लॉ। अब देखते हैं हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो एक्चुअली हमारे बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो ये कोई बहुत ही अजीब सा लॉ नहीं है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, और एक्चुअली ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर ही बेस्ड है। तो सबसे पहले तो हम लिख लेंगे कि दिस इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कैसे कंजर्व हो रही है एनर्जी, मान लो हमारे पास यहाँ पर एक इस तरीके से सिस्टम है जिसमें हमारे पास एक पिस्टन है और मैं इसको यहाँ से गर्म कर रहा हूँ। तो अब इस पिस्टन को मैं गर्म कर रहा हूँ, थर्मोडायनेमिक्स की टर्म में क्या बोला जाएगा कि हमारे पास एक इस तरीके से सिस्टम है, उस सिस्टम को मैंने कुछ एनर्जी दे दी, क्यू हीट दे दी उसको कुछ। अब उस हीट का क्या होगा, वो एनर्जी गायब तो नहीं हो जाएगी, एनर्जी क्रिएट तो डिस्ट्रॉय होती नहीं है। तो इस एनर्जी से
या तो इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, वो जो एनर्जी स्टोर करके रखा रहता है वो बढ़ जाएगी, पूरी की पूरी एनर्जी को आप स्टोर भी कर सकते हो यहाँ पर, या फिर यहाँ से कुछ बाहर भी निकलेगी एनर्जी, और एनर्जी बाहर निकलती है वर्क के फॉर्म में। आप बोलोगे यहाँ से हमने 100 जूल दिया था, इसने 10 जूल बाहर फेंक दिया, तो हम ये नहीं बोलेंगे यहाँ पे 100 जूल दिया था, हम बोलते हैं क्यू नेट बोलेंगे यहाँ पे, हमने सिर्फ उसको 90 जूल ही दिया फिर, करेक्ट। तो हमने उसको कितनी हीट दी, उससे या तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी या फिर वो वर्क कर देगा। तो यहाँ से कुछ हमें बाहर निकलता है वर्क, या फिर इसकी खुद की इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाती है जिसको हम डेल्टा यू बोलते हैं। वर्क कैसे करता है ये, देखो इसको मैं गर्म करूँगा और ये पिस्टन को ऊपर धकेल देगा, तो यहाँ पर ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसके ऊपर नीचे की तरफ पिस्टन से फोर्स लग रहा है, गैस ने उसे बाहर की तरफ धकेला है, फोर्स नीचे की तरफ था, डिस्प्लेसमेंट गैस ने ऊपर की तरफ करवा दिया, तो फोर्स नीचे की तरफ लग रहा था उसे ऊपर कर दिया, यानी उसके ऊपर कुछ वर्क कर दिया। तो दिस इज वर्क डन बाय द गैस। तो ये सब कुछ टेक्निकल चीज़ें। यहाँ पर हमारे पास जो सिंपल सी इक्वेशन निकल के आती है हमारी, वो होती है Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा। Q क्या चीज़ है, हीट सप्लाइड, W क्या है, वर्क डन, और ये क्या है, इंटरनल एनर्जी में चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें ध्यान देनी होंगी कि ये जो इक्वेशन है मैथमेटिकल, इसमें हमें चीज़ें साइन के साथ रखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने हीट दी है सिस्टम को, राइट, सिस्टम को हीट दी है, तो हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, टू द सिस्टम, करेक्ट। वर्क सिस्टम ने किया है ना, सिस्टम बाहर की तरफ वर्क करता है, वर्क डन बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी वो सिस्टम की ही हो रही है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। बस यही हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। अच्छा, केमिस्ट्री में थोड़ी सी चीज़ें अलग हो जाती हैं। देखो हम केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में हम लिखते हैं Q प्लस W इज इक्वल टू डेल्टा यू, और यहाँ पर भी एनर्जी कंजर्वेशन ही हो रहा है। वहाँ पर हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि हमारे पास एक रिएक्शन हो रही है, और उस रिएक्शन होने या ना होने का कारण क्या हो सकता है कि उसकी इंटरनली एनर्जी इतनी ज़्यादा हो गई, वो अनस्टेबल हो गया सिस्टम मतलब वो गैस के मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो गए कि वो रिएक्ट कर जाएंगे, या इस तरह की चीज़ें हमें कंसिडर करनी होती हैं। तो हम वहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं गैस की इंटरनल एनर्जी में। तो केमिस्ट्री में हम बोलते हैं कि हमारी इंटरनल एनर्जी को हमें ऑब्जर्व करना है, इस डेल्टा यू को ऑब्जर्व करना है, और उसको चेंज करने के दो तरीके हैं, या तो मैं उसको हीट दे दूँ या मैं उसके ऊपर कुछ वर्क डाल दूँ। वहाँ पर हम कैसे डायग्राम बनाएंगे, ये हमारा सिस्टम है, उसी को हम हीट देते हैं, उसी के ऊपर हम वर्क करते हैं, उससे उसके ऊपर डेल्टा यू में चेंज आता है। यहाँ फिजिक्स में हम हीट देते हैं, उसके कारण या तो डेल्टा यू में चेंज आता है या फिर वर्क बाहर मिलता है। तो यहाँ पे आप डिफरेंस देखो, वर्क का साइन अलग है, फिजिक्स में वर्क इज डन बाय द सिस्टम, केमिस्ट्री में वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, इसीलिए वहाँ पर इसका साइन चेंज हो जाता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो बस ये याद रहे आपको, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया कि केमिस्ट्री में बस इतना सा चेंज होता है, जो भी हम फॉर्मूले अभी वर्क के लिए डराइव करेंगे केमिस्ट्री में बस एक माइनस का साइन आगे लगा दो, सारी की सारी चीज़ें केमिस्ट्री में भी वैलिड हो जाएंगी। बस यही हमारी छोटी सी इक्वेशन है। हमारे पास कुछ प्रोसेस होते हैं जैसे आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, अलग अलग तरीके के प्रोसेस में ये वर्क का फॉर्मूला अलग हो सकता है, हीट का फॉर्मूला अलग हो सकता है, इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला तो खैर सब जगह सेम है। यही सब कुछ कैलकुलेशन हमें वो 4-5 गिनती के ही प्रोसेस हैं उनके लिए करना रहता है। तो एक बार मैं लिख देता हूँ आपके लिए यहाँ पर चीज़ें कि हमारी जो हीट सप्लाइड होती है वो क्या होती है, Q इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी, है ना। यहाँ पर जो हीट कैपेसिटी है वो प्रोसेस के हिसाब से होती है, आइसोबैरिक के लिए अलग होगी, आइसोकोरिक के लिए अलग होगी, आइसोथर्मल में तो खैर ये चीज़ डिफाइन ही नहीं होती, डेल्टा टी ज़ीरो हो जाता है। तो बहुत ही ईजी होती है चीज़ें, बस लिख देता हूँ मैं। वर्क डन हर एक केस में होता है इंटीग्रल ऑफ पी डी वी। कैसे होता है ये सब अभी देख लेंगे डिटेल में एकदम।
केमिस्ट्री में यही चीज़ क्या हो जाएगी, वर्क डन हो जाता है वहाँ पर माइनस पी डी वी का इंटीग्रल, क्योंकि नेगेटिव होता है। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी वो हमेशा उसकी वैल्यू होती है डेल्टा यू इज इक्वल टू एफ बाय टू एन आर डेल्टा टी। बस यही हमें सब देखना होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एक डिफरेंशियल इक्वेशन भी है, उसमें हमारे पास छोटे छोटे से चेंज की बात होती है। छोटी सी हीट सप्लाइड विल बी इक्वल टू छोटा सा वर्क डन डी डब्ल्यू प्लस इंटरनल एनर्जी में थोड़ा सा ही छोटा सा चेंज होता है, उसको बोला जाता है डी यू। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये भी हमें याद होनी चाहिए। तो एक बार डिटेल में समझते हैं क्यू डब्ल्यू और डेल्टा यू क्या है। सबसे पहले इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी हमारे पास यहाँ पे एक देखो गैस है और उस गैस के मॉलिक्यूल उधर उधर भाग रहे हैं, तो सबकी कुछ काइनेटिक एनर्जी है, कुछ जो भी चीज़ें। तो हम इंटरनल एनर्जी की बात करेंगे, और इंटरनल एनर्जी जो होती है वो होती है एनर्जी जो इन मॉलिक्यूल्स की है। तो उसको हम क्या लिखते हैं, एनर्जी पोजेस्ड बाय गैस मॉलिक्यूल्स। एनर्जी पोजेस्ड बाय गैस मॉलिक्यूल्स। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हमने पढ़ा है कि हमारी कोई भी गैस होती है उसके मॉलिक्यूल्स की कुछ डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है और उसके हिसाब से उनकी कुछ एनर्जी स्टोर करने की कैपेसिटी होती है। तो हमारे पास जो U की वैल्यू आती है वो क्या आती है, U इज इक्वल टू एफ बाय टू एन आर टी। हमारे पास गैस की एनर्जी आ जाएगी, जहाँ पर F क्या होता है, हमारी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। मोनो एटॉमिक के लिए ये चीज़ 3 होती है, डायटोमिक के लिए 5 होती है, और नॉन लीनियर के लिए वो 6। अलग अलग तरह की जो वैल्यूज़ होती हैं सबके बारे में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम पढ़ चुके हैं। अच्छा एक बात बताओ, क्या इनकी इंटरनल एनर्जी कभी नेगेटिव हो सकती है? तो इनकी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। अगर एकदम ही इनको ठंडा कर दोगे, टेम्परेचर 0 कर दोगे, तो वो एनर्जी 0 हो जाएगी, नेगेटिव कभी नहीं हो सकती। तो इसको हम लिख लेते हैं, कैन नॉट बी नेगेटिव। ओके। अच्छा हमारी जो इक्वेशन है थर्मोडायनेमिक्स की, उसमें हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं हीट सप्लाइड इज इक्वल टू वर्क डन प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अगर मैं इसको कुछ हीट देता हूँ तो या तो वर्क आउट कर देगी या फिर इसकी कुछ इंटरनल एनर्जी में चेंज आ जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, है ना। तो यहाँ पर हम चेंज की बात करते हैं, तो हमारे पास जो डेल्टा यू की वैल्यू आ जाती है यहाँ से एफ बाय टू एन आर डेल्टा टी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद कर लो। चेंज इन इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, यानी टेम्परेचर में कितना चेंज हुआ है। अच्छा इसी को बाद में हम डेराइव करेंगे, अभी आपको वो डेरिवेशन नहीं दिखाया गया, लेकिन इसी की वैल्यू इक्वल टू होती है एन सी वी डेल्टा टी। ये सब कुछ हम बाद में देख लेंगे, लेकिन हमारे काम का जो फॉर्मूला है इसको अभी के लिए आप लिख लो। इंटरनल एनर्जी में जो चेंज है वो एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी है, यही हमें याद रखना है। अब देखो हमारे पास सिर्फ टेम्परेचर के चेंज डिफरेंस पे डिपेंड कर रही है। स्टेट ए से स्टेट बी जाने के देखो मेरे पास बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। दिस इज स्टेट ए, दिस इज स्टेट बी। यहाँ से मैं ऐसे भी जा सकता हूँ, यहाँ से मैं ऐसे भी जा सकता हूँ, है ना। ये कहाँ पर से जा रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, शहर में कहीं घूम नहीं रहे इधर उधर। ये हमारा आप बोल दो कि मान लो ये प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ है, उसमें स्टेट ए से स्टेट बी जाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप यहाँ से ऐसे स्ट्रेट लाइन में भी जा सकते हो, बहुत सारे तरीके से जा सकते हो, लेकिन दोनों का टेम्परेचर तो कुछ फिक्स्ड है, तो टेम्परेचर का डिफरेंस भी फिक्स होगा। टेम्परेचर का डिफरेंस में फिक्स है तो ये डेल्टा यू की वैल्यू भी फिक्स होगी। तो वो ए से भी आप कैसे भी जाओ, चेंज इन इंटरनल एनर्जी पाथ पे डिपेंडेंट नहीं है, तो इसे इसीलिए बोलेंगे कि दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ एंड दिस इज अ स्टेट फंक्शन। डेल्टा यू इज अ स्टेट फंक्शन। अच्छा कभी ऐसा भी हो सकता है कि फाइनल टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर से कम हो, उस केस में क्या होगा, हमारे पास ये चीज़ नेगेटिव आ जाएगी, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैन बी नेगेटिव, कैन बी नेगेटिव। अब एक बात बताओ, हमने देखा था कि हमारी इंटरनल एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती।
लेकिन इंटरनल एनर्जी में जो चेंज है वो नेगेटिव हो सकता है। शुरुआत में ज़्यादा इंटरनल एनर्जी थी, बाद में कम हो गई, तो इंटरनल एनर्जी अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन फाइनल और इनिशियल के बीच का जो डिफरेंस है वो नेगेटिव हो गया। तो हमारे पास ये चीज़ समझना ज़रूरी है, इंटरनल एनर्जी खुद कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, लेकिन उसका चेंज नेगेटिव, पॉजिटिव या ज़ीरो कभी भी हो सकता है। डेल्टा यू कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और ज़ीरो। अब एक बात बताओ, ज़ीरो कब कब हो सकती है? डेल्टा यू इज़ ज़ीरो कब हो सकती है? अगर हमारे टेम्परेचर में ही चेंज ना हो, टेम्परेचर कांस्टेंट है पूरे प्रोसेस में, तो हमारे इंटरनल एनर्जी में चेंज ही नहीं होगा, वो भी कांस्टेंट हो जाएगी। और जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ऐसे प्रोसेस को क्या बोला जाता है? वो होता है इन आइसोथर्मल प्रोसेस। या फिर मान लो ऐसा कोई प्रोसेस है जिसमें यहाँ पर और यहाँ पर ये प्रेशर वॉल्यूम का डायग्राम है, यहाँ से चले ऐसे ऐसे चले, टेम्परेचर बढ़ा, फिर मान लो टेम्परेचर कम हुआ, फिर वापस ऐसी जगह पे आ गए जहाँ पे टेम्परेचर फाइनल इनिशियल टेम्परेचर के ही बराबर है, तब भी इंटरनल एनर्जी में चेंज ज़ीरो होगा। या फिर मान लो हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है, शुरुआत थी वहीं पर हम फिर से वापस आ गए, जहाँ से शुरू किया इधर उधर कहीं पे घूमते फिर वहीं आ गए, यानी कि फिर से सेम टेम्परेचर पे पहुँच गए। इसको क्या बोलते हैं हम? साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस में भी हमारी इंटरनल एनर्जी हमेशा उसका चेंज ज़ीरो हो जाता है। साइक्लिक प्रोसेसेस, बस हमें यही सब देखना था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टर्म जो है हीट सप्लाइड। हीट सप्लाइड, अब हमारे पास देखो, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, उसको हमने यहाँ से कुछ हीट दी, तो उसके कारण हो सकता है उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज आता है या फिर वो कुछ वर्क करे। ठीक, तो ये जो हीट सप्लाइड है उसको हम कैसे नापें? उसको मेजर करने का तो यही तरीका हो गया, W प्लस डेल्टा यू, ये आप कर सकते हो। या फिर इसी को लिखने का और एक तरीका जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, वो क्या होता है? Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, है ना? ये हमने कैलोरीमेट्री वगैरह में पढ़ा था। अच्छा, यहाँ पर हम मास किलोग्राम वगैरह में डील नहीं करते हैं आइडियल गैसेस के साथ, इसीलिए इसको हम लिखते हैं एन सी डेल्टा टी। यहाँ पर n हो गया नंबर ऑफ मोल्स, C है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अच्छा, कितनी हीट दी, ये एक प्रोसेस पाथ डिपेंडेंट चीज़ है, तो हमारे पास C की अलग अलग वैल्यूज़ आएंगी। जैसे मेरे पास एक कंटेनर है, उसमें कुछ आइडियल गैस भरी है, उसको मैं गर्म कर रहा हूँ, लेकिन मैंने उसका वॉल्यूम फिक्स रखा है, तो वो कम अमाउंट ऑफ हीट लेगा। लेकिन अगर उसको मैं ऐसे एक्सपैंड करने वाली बना दूँ तो वो ज़्यादा हीट ले सकता है ना, सेम अमाउंट ऑफ डेल्टा टी पे। तो यही कुछ चीज़ें होती है। तो C इज़ प्रोसेस डिपेंडेंट, इसकी वैल्यूज़ किस तरीके की हो सकती है? CP एट कांस्टेंट प्रेशर CV हो सकती है, या फिर कोई एक अलग ही CX हो सकती है। बहुत तरह की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज़ होती हैं, हमें बस ये दोनों पढ़नी है। तो हम इसको लिख लेंगे, हीट इज़ डिपेंडेंट अपॉन प्रोसेस टाइप, डिपेंडेंट अपॉन द प्रोसेस। और ऐसी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? दिस इज़ अ पाथ फंक्शन। अब हम देखेंगे वर्क। अब हम आ गए हैं सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो है हमारा वर्क डन। और हमारे थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? वर्क डन बाय द गैस हमें कंसिडर करना होता है। वर्क डन बाय द गैस, हम इसको देखते हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में हम देखते हैं वर्क डन ऑन द गैस। तो ये बहुत ज़्यादा समझना ज़रूरी है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले तो हम एक पिस्टन बनाएंगे इस तरीके से। ये है हमारा पिस्टन, यहाँ पर ये मूव करेगा इस तरीके से, बाहर की तरफ ये जा रहा है। यहाँ से इस तरफ मान लो x dx अमाउंट सरक गया है और सरक के यहाँ पर आ चुका है। ये हमारी अंदर गैस है। अब वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन बाय द गैस, छोटा सा वर्क डन हुआ होगा भी इस छोटे से dx डिस्प्लेसमेंट में। अब ये जो वर्क है वो गैस ने किया है, गैस का कुछ प्रेशर होगा, प्रेशर के कारण इधर देखो इस पर इस तरीके से फोर्स लगा होगा और उसी दिशा में डिस्प्लेसमेंट में
तो फोर्स भी इधर है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर हमारे पास वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स। करेक्ट। यहाँ पर फोर्स क्या हो जाएगा, देखो इसके ऊपर फोर्स कितना लगा है इस तरफ से गैस ने, हम मान के चलते हैं कि हमेशा सिस्टम इक्विलिब्रियम में, क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस है, तो गैस ने जितना प्रेशर लगाया है बाहर से भी उतना ही प्रेशर हमारे पास लगा होगा। गैस का जो प्रेशर है उसको हम क्या लिख देंगे, P मल्टीप्लाइड बाय एरिया, एरिया कौन सा, इसका क्रॉस सेक्शन का एरिया, मल्टीप्लाइड बाय dx। अच्छा, एरिया इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक इसका आप देखो वॉल्यूम, छोटा सा वॉल्यूम होगा है, तो यही चीज़ हो जाती है हमारी dv, तो ये क्या हो जाता है p dv। हमें बस यही देखना होता है कि dw इज इक्वल टू p dv, ये हमें लिखना है dw इज इक्वल टू p dv, या फिर मैं लिख सकता हूँ वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रल p डॉट dv, यही हमारे काम की चीज़ है। अब एक और बात बताओ मुझे, हमारे पास एक मैं अगर ग्राफ बनाऊँ इस तरीके से, इस तरफ है प्रेशर, इस तरफ है वॉल्यूम, यहाँ पर थी मेरी स्टेट 1 और यहाँ पर थी मेरी स्टेट 2, यहाँ से मैं इस तरीके से इधर चला गया। इंटीग्रल ऑफ पी डीवी, इस केस में वो वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर आप देखो ये वैसा कुछ दिख रहा है, इंटीग्रल y डॉट डी एक्स, ये हमारा y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो इससे हमें क्या चीज़ मिलती थी, इससे हमें मिलता था ये वाला एरिया। करेक्ट, ये वाला एरिया हमें मिल जाएगा इंटीग्रल p dv। अब एक बात बताओ हमें, वर्क डन बाय द गैस पॉजिटिव होगा, ये कैसे पता चलेगा हमें, देखो गैस तो हमेशा इस तरफ ही प्रेशर के कारण फोर्स बाहर की तरफ लगाएगी, अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है मतलब उसी तरफ डिस्प्लेसमेंट है तो गैस के द्वारा वर्क पॉजिटिव होगा, अगर डिस्प्लेसमेंट उल्टे डायरेक्शन में है तो गैस के द्वारा वर्क नेगेटिव आ जाएगा। तो हम क्या लिखते हैं, अगर गैस एक्सपैंड हो रही है, एक्सपेंशन, इसका मतलब पॉजिटिव वर्क बाय गैस, है ना, एक्सपैंड हो रही है गैस इस तरफ, तो हमारे पास फोर्स इधर ही था, डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो गया, तो वर्क डन बाय द गैस पॉजिटिव आ गया। अगर हमारी गैस कंप्रेस हो रही है, कंप्रेशन, इसका मतलब नेगेटिव वर्क बाय गैस, और मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड, वो मैग्नीट्यूड हो जाएगा एरिया अंडर पी वी ग्राफ। और ये एरिया आप कैसे निकालोगे, इंटीग्रेशन करके, तो आपसे इस तरह के सवाल नहीं पूछे जाएंगे जहाँ पे आप एरिया नहीं निकाल पाओ, आपको बोला जाएगा वो 1 से 2 ऐसे स्ट्रेट लाइन है, तो अब ये एक ट्रेपेजियम बन गया, इसका एरिया आप आसानी से निकाल सकते हो। तो इस तरह के बहुत ही सिंपल से प्रोसेस आपको पूछे जाएंगे। इस केस में देखो अब यहाँ पर स्टेट 1 है और स्टेट 2 है, हम यहाँ से 1 से 2 भी जा सकते हैं, हो सकता है हम 2 से 1 पे भी आ जाए, है ना, इस तरीके से भी कोई प्रोसेस हो सकता है। तो प्रोसेस अगर 1 से हम 2 तक जा रहे हैं, देखो 1 से 2 पर जा रहे हैं, 1 पे हमारा वॉल्यूम इतना था, 2 पे वॉल्यूम ज़्यादा है, यानी 1 से 2 पे जा रहे हैं तो हमारा एक्सपेंशन हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रही है, यानी कि वर्क डन पॉजिटिव होगा, वर्क विल बी, वर्क इज इक्वल टू पॉजिटिव। और वहीं मैं 2 से 1 पे आ जाऊँ, 2 से 1 पे आ जाऊँ इसी रास्ते से, तो हमारे पास इस बार देखो 2 पे वॉल्यूम ज़्यादा था, 1 पे वॉल्यूम कम है, तो कंप्रेशन हो गया है, इस बार हमारे पास वर्क की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। और मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू एरिया, कौन सा एरिया, यही वाला एरिया। तो यही हमें बस देखना है। वर्क की कुछ और फीचर्स हैं वो भी देख लेते हैं। हमारे पास मान लो इस तरीके से एक पिस्टन है और उसके अंदर कुछ गैस भरी हुई है, और इसके अंदर हमारे पास कुछ गैस का प्रेशर होगा, प्रेशर ऑफ गैस। बाहर हमारे पास क्या होगा, P एटमॉस्फेरिक या P एक्सटर्नल, इसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा P एक्सटर्नल। ऑलराइट, अब इस गैस का मान लेते थोड़ा सा एक्सपेंशन हो गया, ये यहाँ से इस तरफ थोड़ा सा सरक गया है, तो हम इसको बोलेंगे यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा dV, वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ गया है।
सबसे पहली चीज़ तो हमने पढ़ा था कि हमारे जितने भी प्रोसेस होते हैं वो क्वाजी स्टैटिक होते हैं, यानी हमेशा इक्विलिब्रियम मेंटेन है। इसका मतलब हमेशा गैस का प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के ही बराबर होगा। वैसे रियल लाइफ में कोई बात सेंस नहीं बनाती, अगर दोनों का प्रेशर बराबर है तो फिर इसके ऊपर फोर्स लगेगा ही नहीं, यानी इसका थोड़ा सा तो ज़्यादा होगा तभी तो ये इधर आएगा, पर थोड़ा सा ज़्यादा होता है फिर वो क्वाजी स्टैटिक नहीं रहेगा प्रोसेस। तो ये सब की डिटेल में मत जाओ, हमें बस ये समझना है कि पी गैस इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल। क्यों? क्योंकि दिस इज अ क्वाजी स्टैटिक या फिर स्लो भी आप इसको स्लो प्रोसेस है, इसलिए ऐसा होता है। अब एक बात बताओ, गैस ने जो वर्क किया वो क्या होगा? वर्क डन बाय द गैस, ध्यान से देखना, वर्क बाय गैस, उसकी वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रल पी गैस इनटू डीवी, है ना। यहाँ पर प्रेशर था, उसके कारण फोर्स लगा, उसी दिशा में डिस्प्लेसमेंट हुई है, वॉल्यूम बढ़ा है, तो हमारे पास पी गैस इंटू डीवी ये वैल्यू हो जाती है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्रेशर, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? उसकी वैल्यू आ जाएगी, देखो यहाँ पर जो भी प्रेशर था उसके कारण फोर्स तो इधर लग रहा था, लेकिन अब की बार इस तरफ एक्सपेंशन हुआ है, फोर्स का डायरेक्शन इधर था, ये इधर आ गया, तो हमारे पास ये आ जाएगा पी एक्सटर्नल इंटू माइनस डी वी। यहाँ पर पी एक्सटर्नल और पी गैस दोनों आपस में बराबर थे ना, ये पी गैस पी एक्सटर्नल दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? वर्क डन बाय गैस इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्रेशर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और एक्सटर्नल प्रेशर यूजुअली कौन सा होता है? अगर हमारे पास एटमॉस्फेयर है ना, तो गैस ने जितना वर्क किया है एटमॉस्फेयर ने गैस के ऊपर उतना ही नेगेटिव में वर्क किया है। गैस ने मान लो 10 जूल वर्क किया है, तो हमारे एक्सटर्नल प्रेशर ने -10 जूल वर्क किया है ना, उसने -10 जूल वर्क किया, तो उसके ऊपर वर्क हो गया एक्चुअली, उल्टा यहाँ पर चलता है। ओके, अब हमारे पास एक ग्राफ बनाते हैं, इधर रखेंगे हम प्रेशर, इधर रखेंगे वॉल्यूम, ये है हमारा प्रेशर, ये है हमारा वॉल्यूम। हमारे पास यहाँ पर दो थर्मोडायनेमिक स्टेट हैं, दिस इज स्टेट ए, दिस इज स्टेट बी, और मैं स्टेट ए से स्टेट बी जाता हूँ इस पाथ को फॉलो करते हुए। क्या कोई मुझे बता सकता है यहाँ पर वर्क डन की वैल्यू कितनी होगी? अगर इसको मैं बोलूँ दिस इज प्रोसेस 1, तो वर्क डन बाय द गैस इन प्रोसेस 1, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? इंटीग्रल ऑफ पी डी वी। तो वो हमारे पास कौन सा वाला एरिया आ जाएगा? ये वाला एरिया। इसकी वैल्यू मान लो आती है 50 जूल। अब इन्हीं दो स्टेट्स के बीच में जाने का मेरे पास कुछ और रास्ता भी हो सकता है, इस तरीके से, है ना। कोई और प्रोसेस होगा जिसका ग्राफ बना देता है, ऐसा आता है, उसको मैं बोलूँगा दिस इज प्रोसेस नंबर 2। तो वर्क डन इन सेकेंड प्रोसेस वो भी होगा पी डी वी, और वो एरिया कौन सा होगा? यहाँ पर ये वाला एरिया। और क्योंकि ये वाला एरिया ही है 50 जूल, तो ये जो टोटल एरिया होगा वो एक्चुअली 50 से बड़ा होगा, उसकी वैल्यू मान लो, उसकी वैल्यू आती है 70 जूल। तो सेम इनिशियल और फाइनल स्टेट के बीच में अगर मैं अलग अलग प्रोसेस से जाता हूँ तो मुझे अलग अलग तरह का वर्क डन करना पड़ता है। इसी से हमें पता चलता है कि वर्क डन इज अ पाथ फंक्शन। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान से करना, गलती नहीं करनी है। इसमें आपको करना है कमेंट ऑन द नेचर ऑफ वर्क डन बाय द गैस फॉर द फॉलोइंग प्रोसेस। तो आपको बताना है कि वर्क डन कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये वाला ग्राफ है। हमारे पास वर्क डन क्या होता है? इंटीग्रल पी डी वी, यानी कि वो ये वाला एरिया हो जाएगा। तो ये वाला एरिया क्या पॉजिटिव आया है या नेगेटिव? ऐसे आप एरिया देख के नहीं बता सकते वैल्यू पॉजिटिव है कि नहीं। अगर गैस एक्सपैंड हो रही है तो हमारे पास पॉजिटिव वर्क होता है, अगर गैस कंप्रेस हो रही है तो नेगेटिव वर्क होता है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास इनिशियल पोजीशन यहाँ थी, फाइनल यहाँ है, ऐसे जा रहे हैं। बेसिकली हमारा वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, तो दिस इज एक्सपेंशन
एक्सपेंशन, इसका मतलब वर्क इज पॉजिटिव, वर्क इज मोर देन 0। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास एरिया क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रल पी डी वी। तो यहाँ पर एरिया तो 0 है, यहाँ पर वर्क डन की वैल्यू ही आ जाएगी 0। वॉल्यूम देखो, पूरे प्रोसेस में वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा, तो कोई भी वर्क यहाँ पर नहीं होगा, ये आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया। इस केस में हमारे पास वर्क डन कौन सा वाला एरिया हो जाएगा, ये वाला एरिया। एरिया ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ पर भी वर्क पॉजिटिव है, इसको लिख देंगे वर्क इज इक्वल टू पॉजिटिव, वर्क इज इक्वल टू पॉजिटिव। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ध्यान से देखो, वर्क डन हमारे पास नेगेटिव आएगा क्या, क्योंकि ये प्रोसेस इस तरीके से वैसा होता, लेकिन हमारा वर्क डन होता है इंटीग्रल पी डी वी। कौन सा एरिया होता है ये होना पी, इस बार देखो प्रेशर एक्स एक्सिस पे आ गया, वॉल्यूम ऊपर वाई एक्सिस पे आ गया, तो इंटीग्रल पी डी वी से जो एरिया आएगा वो ये वाला एरिया नहीं होगा, वो होगा देखो जो डी वी है, डीवी यानी इस तरफ है, तो ये वाला एरिया आएगा। वॉल्यूम में छोटी छोटी स्लाइस काटते हैं ना हम इस तरीके से, ये एरिया हमारा आता है। तो ये बहुत लोग गलती यहाँ पर कर सकते हैं इस तरीके से, अच्छा सवाल इसको बोला जाएगा। ये वाला एरिया हमें कंसिडर करना है। अब बताओ, एरिया तो आ गया, लेकिन वर्क डन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। देखो यहाँ से हम यहाँ जा रहे हैं ना, इनिशियल से फाइनल वॉल्यूम एक्सपैंड हो रही है, एक्सपेंशन, इसका मतलब वर्क इज इक्वल टू पॉजिटिव। यहाँ पर आ जाओ, हमारे पास इस बार एरिया कौन सा हमें कंसिडर करना है, ये वाला हमारा एरिया है, और वर्क डन इस बार फिर से आ जाएगा। बताओ क्या है, इनिशियल से फाइनल की तरफ हम इस तरीके से जा रहे हैं, तो वॉल्यूम देखो बढ़ता ही जा रहा है, तो वर्क इज पॉजिटिव। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोगों को लगता है पहले वर्क कम हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, फिर वर्क इंक्रीज हो रहा है, ऐसा नहीं है। हमेशा देखो वॉल्यूम हमेशा इंक्रीज ही हो रहा है ना, छोटे छोटे पार्ट में देखो वॉल्यूम इंक्रीज ही होता चला जा रहा है, तो वर्क इंक्रीज ही होता जा रहा है और वर्क पूरे टाइम पॉजिटिव है। यहाँ पर क्या हो रहा होगा, यहाँ पर हमारा जो एरिया अंडर कंसिडरेशन इंटीग्रल पी डी वी, ये वाला एरिया आने वाला है। और इस बार मैं देखता हूँ कि हमारा इनिशियल पोजीशन पे वॉल्यूम ज़्यादा था, फाइनल पॉइंट पे वॉल्यूम कम है, तो इस बार वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा है, तो दिस इज कंप्रेशन, कंप्रेशन, तो वर्क इज इक्वल टू नेगेटिव। और हर केस में जो मैग्नीट्यूड है उसको हमने एरिया से डिफाइन कर दिया है। ये एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें हमारी थर्मोडायनेमिक्स के जो फर्स्ट लॉ की इक्वेशन है डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू प्लस डी यू, इसका यूज होने वाला है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कैसे आया देखते हैं। In a given process on an ideal gas, dW is equal to 0 and dQ is less than 0. तो dW की वैल्यू हमें बोली हुई है कि this is equal to 0 and dQ is less than 0. dQ is negative. इसका मतलब du भी नेगेटिव है, इसका मतलब du is less than 0. du क्या होता है, nR/dt, है ना, कितना F/2 nR/dt। तो हमारे पास इंटरनल एनर्जी कम हो रही है, इसका मतलब टेम्परेचर कम हो रहा है, तो टेम्परेचर विल डिक्रीज, ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाता है। लेकिन बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। द वॉल्यूम विल इंक्रीज, वॉल्यूम के ऊपर हम किस तरीके से कमेंट कर सकते हैं। तो देखो वॉल्यूम के ऊपर हम यहाँ से पता लगा सकते हैं, हमें बताया गया है कि वर्क डन इज इक्वल टू 0 है। अच्छा, हमें पता है डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या होती है, डी डब्ल्यू होता है पी डी वी, छोटा सा वर्क डन, है ना। प्रेशर की वैल्यू क्या कभी 0 होती है, प्रेशर तो 0 नहीं होता है। इसका मतलब अगर डी डब्ल्यू की वैल्यू 0 है, इसका डेफिनेटली मतलब होता है कि डी वी की वैल्यू ही 0 रही होगी, यानी कि वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है, मतलब नो चेंज इन वॉल्यूम, ये हमें पता चल जाता है। इसको हम बोल भी सकते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस,
आपसे पूछा जा सकता था कि क्या यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा प्रोसेस इज आइसोकोरिक, तो आप इस तरीके से बता सकते हो। अच्छा, द प्रेशर विल रिमेन कांस्टेंट। अब प्रेशर के ऊपर हम किस तरीके से कमेंट कर सकते हैं? देखो, हमारे पास एक आइडियल गैस इक्वेशन है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। वॉल्यूम हमारे पास कांस्टेंट आ चुकी है, तो यहाँ से हमें मिलता है प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर हमारा टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, जो हमने यहाँ पे पता कर लिया है, इसका मतलब प्रेशर भी डिक्रीज होगा, मतलब P विल डिक्रीज। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी भी सही नहीं है, ये दो के बारे में हमने बता दिया। और लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं, द टेम्परेचर विल इंक्रीज। अरे भाई, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो ये तो सही हो ही नहीं सकता। इस तरीके से हमारे पास ऑप्शंस आते हैं। अब चलते हैं अगले सवाल पे। ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। इस सवाल को अप्रोच कैसे करोगे? देखो, अ गैस रिसीव 16 जूल ऑफ हीट एंड डज 20 जूल ऑफ वर्क इन ए पर्टिकुलर प्रोसेस बिटवीन टू थर्मोडायनेमिक स्टेट्स। In another process between the same two states it only needs 9 joule of heat. Work done by the gas is। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहली चीज़ तो दो स्टेट्स के बारे में बात हो रही है, हम उनको बोल देते हैं दिस इज स्टेट ए, दिस इज स्टेट बी, और दो अलग अलग प्रोसेस हैं। तो मैं मान लो यहाँ से बना देता हूँ, ये रहा होगा मेरा प्रोसेस नंबर 1, ये रहा होगा मेरा प्रोसेस नंबर 2। थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन क्या है? हीट सप्लाइड इज इक्वल टू वर्क डन प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी हमारी होती है स्टेट फंक्शन, है ना, स्टेट फंक्शन। ऑलराइट, इसका मतलब दोनों ही प्रोसेसेस में इंटरनल एनर्जी में चेंज बराबर होगा, क्योंकि इस जगह से इस जगह ही दोनों पहुंच रहे हैं। इनिशियल और फाइनल के बीच में जो भी टेम्परेचर डिफरेंस है वो तो कांस्टेंट होगा, फिक्स्ड होगी वो वैल्यू। इसका मतलब हमें ये इक्वेशन लगानी है इन दोनों ही प्रोसेसेस में, और पता कर लेना है, क्या पता करना है? द वर्क डन बाय द गैस इन सेकेंड प्रोसेस, वो हमें पता करना है। तो अब आप इसको पता कर सकते हो। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखो, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे और पाथ 1, हमारे पास इक्वेशन है हीट गिवन कितनी, गैस रिसीव्स, गैस ने रिसीव करी है 16 जूल, तो हीट हमारे पास हो जाएगी प्लस 16, है ना, ये आ गई Q की वैल्यू, है ना। W की वैल्यू देखते हैं, एंड डज 20 जूल वर्क इज डन बाय द गैस, है ना, तो ये भी हो जाएगा प्लस 20 प्लस डेल्टा U। हमारे पास डेल्टा U की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाती है? डेल्टा U इज इक्वल टू -4, ये हमें पता चल गया। अब हम आ जाते हैं हमारे सेकेंड पार्ट पे, पार्ट 2। पार्ट 2 के लिए हम सेम इक्वेशन लिखने की कोशिश करेंगे। इन अनदर प्रोसेस बिटवीन द सेम टू स्टेट इट ओनली नीड्स 9 जूल ऑफ हीट। उसको 9 जूल रिसीव करिए उसने, उसका मतलब प्लस 9 इज इक्वल टू वर्क डन हमें पता करना है प्लस डेल्टा U। अच्छा, क्योंकि ये दोनों सेम स्टेट के बीच में है, तो हमारे पास डेल्टा U दोनों ही केसेस में सेम होगा, तो यही वाली वैल्यू को हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। प्लस 9 इज इक्वल टू W प्लस माइनस का 4, तो यहाँ से W की वैल्यू आ जाती है प्लस 13 जूल, और यही हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही सिंपल था। अब और एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्चुअल सवाल देख लेते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शंस फॉर एन आइडियल गैस। हमारे पास मल्टीपल करेक्ट है यहाँ पर, तो ध्यान से इस वीडियो को सॉल्व करना है आपको। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिर इसको डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, इसके एक्चुअली सारे ऑप्शन सही हैं। देखना शुरू करते हैं। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी in a constant pressure process from temperature 1 to T2 is equal to NCV T2 minus T1, where CV is the molar specific heat at constant volume and N is the number of moles। तो हमें पता है पहली बात कि जो हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है डेल्टा U, उसकी वैल्यू कितनी होती है?
वो होती है F/2nR डेल्टा टी, या फिर यही होता है हमारा NCV डेल्टा टी। ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड चीज़ पूछ ली है, इसको मैं बता चुका हूँ आपको अभी थ्योरी वीडियो में, अभी हमने देखा था, लेकिन इसका डेरिवेशन हम आने वाले कुछ टाइम में देखेंगे। ऑलराइट, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है, दिस इज करेक्ट। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस एंड द वर्क डन बाय द गैस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस। तो अब एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, एडियाबेटिक इसका मतलब कोई भी हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, उसका मतलब Q की वैल्यू 0 हो जाती है। थर्मोडायनेमिक की इक्वेशन लिखो, हीट सप्लाइड इज इक्वल टू वर्क डन प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। यहाँ से हमें पता चलता है कि अगर हीट की वैल्यू ही आपने 0 कर दी है तो W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो दोनों बराबर हो जाते हैं, इसका मतलब ये वाला वैल्यू भी हमारा सही जाती है। देखो क्या लिखा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू और वर्क डन बाय द गैस, उन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर आ रहा है, करेक्ट। थर्ड पार्ट, द इंटरनल एनर्जी डज नॉट चेंज इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो यहाँ पर हम फिर से देखते हैं पार्ट सी में, इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला है हमारा F/2nR डेल्टा टी। आइसोथर्मल प्रोसेस की बात हो रही है, यानी कि T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि डेल्टा T इज इक्वल टू 0, टेम्परेचर में कोई चेंज ही नहीं है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा 0 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर करेक्ट हो जाता है। इंटरनल एनर्जी डज नॉट चेंज, इसका मतलब डेल्टा यू इज इक्वल टू 0, का मतलब डेल्टा यू इज इक्वल टू 0। और लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं, नो हीट इज एडेड और रिमूव्ड इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस। ये तो एडियाबेटिक प्रोसेस की ही डेफिनेशन है कि उसमें कोई हीट का ट्रांसफर नहीं हो पाता है, मतलब ऑप्शन नंबर डी भी अपने आप करेक्ट हो जाता है। तो बस आज के लिए यही था। सिरेंज ले लिया है ताकि वर्क डन अच्छे से समझ में आए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। पूरी योलो सीरीज़ देखो, मज़ा आएगा। और कुछ डोनेट करना, उसके लिए आपको इस QR कोड को स्कैन करना है, उससे मैं और भी अच्छे वीडियोज़ आपके लिए बना पाऊँगा। साथ में व्लॉगिंग चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करो यार, मेरे व्लॉग्स भी तो देख लो। गोवा में रह रहा हूँ, व्लॉगिंग करने आया हूँ, देख ही नहीं रहे हो, क्या मजाक है। चलो हम मिलेंगे अगले वीडियो में, योलो।